बात कर रहे हैं हम आज मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। तो पहली बात तो ये कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है। हमने एक केस लिया एक रिजिड बॉडी का, जिसकी मैंने एक इररेगुलर सी शेप बनाई है। मतलब उस शेप का रेगुलर होना जरूरी नहीं है, मतलब कोई वो फिक्स्ड शेप नहीं होनी चाहिए, सर्कुलर नहीं होनी चाहिए, रेक्टेंगुलर नहीं होनी चाहिए। इस बात पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड नहीं करेगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस बात पे डिपेंड करेगा कि वहां पर कितने पार्टिकल्स हैं। अच्छा जी, तो यहां कुछ पार्टिकल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 और nth। जब हम पार्टिकल्स की बात करते हैं तो इन n पार्टिकल्स का मास m1 m2 mn हमने कंसीडर कर लिया। अच्छा, अगर इन पार्टिकल्स का सबका मास इक्वल होता, यानी कि m1 इक्वल्स टू m2 इक्वल्स टू mn होता, तो ये एक प्लेन लेमिना होता, मतलब मास का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होता। ठीक है, तो ये पॉसिबल है मास का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल हो, या ये भी पॉसिबल है मास का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल ना हो। अब उन पार्टिकल्स का डिस्टेंस कहां से, जहां से रोटेशन ली जा रही है, उस एक्सिस को जहां से रोटेशन ली जा रही है उसे कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन से वो सारे मासेस मूव करेंगे, रोटेट करेंगे। ठीक है, अच्छा, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन वाला जो एक्सिस है वो इस पूरी शीट से कैसा है, परपेंडिकुलर। तो जितने भी ये पॉइंट्स हैं ये सब कैसे हैं, परपेंडिकुलर। अब आप कहोगे भैया ये परपेंडिकुलर नहीं लग रहा, या आप कुछ ऐसा समझिए कि ये जो आपकी रिजिड बॉडी बनी हुई है ना, आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन इसे पेनिट्रेट करता जा रहा है, इसे छेदता हुआ जा रहा है। ठीक है, अब आपने कहा कि भैया ऐसा नहीं हो सकता था कि ये जो बॉडी है वो ऐसी होती और उसके बिल्कुल साइड में लगा होता है ऐसे चिपका हुआ। ठीक है, तो क्या होता, तो कैसे लेते आप डिस्टेंस, ऐसे लेते परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखो अब भी परपेंडिकुलर है एक्सिस से, क्या अब भी ये R1 R2 और Rn ये परपेंडिकुलर है, M1 M2 और Mn ये परपेंडिकुलर है। क्लियर। अब मेरी बात सुनो, मैंने आपसे कहा कि आपने एक शीट ली, इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक पेज ले लेता हूं मैं, उस पर देखते हैं। इस बात पे ध्यान दो सारे बच्चे, हमने एक शीट ली, इस शीट को, ये शीट दिखाई दे रही है आपको, बीच में से पार करता हुआ एक स्टिक जा रहा है। मान लो एक पेंसिल है आपके हाथ में, उसको आपने ना एक नोटबुक में छेद करके बीच में से पास कर दिया, तो ये वैसा एक्सिस है। और एक एक्सिस है ऐसा। ठीक है, अच्छा, अब मान लो ये आपने इसको यहां से बांध रखा है और आप इसको घुमा रहे हो, ये कैसा केस बन गया, आपने वो देखा जो हाथ से पंखा करते हैं, ये वो केस बन गया। लेकिन इसमें जो उस पंखे के ऊपर ना आपने कुछ पॉइंट बनाए। ठीक है, ये पॉइंट है, इन पॉइंट्स को, इन पॉइंट्स को परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मेजर करो। ये ये और ये सारे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे हैं, R1 R2 R3 Rn। कोई दिक्कत, इन पॉइंट्स का मास कितना है, M1 M2 M3 और Mn। ठीक है, आपके पास डिस्टेंस है, आपके पास मास है, तो सेंटर ऑफ मास, एक बात याद आई जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था इस चैप्टर के, सेंटर ऑफ मास होता है M1 R1 प्लस M2 R2 प्लस M3 R3 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 प्लस M3। तो वो चीज तो सेंटर ऑफ मास बन जाएगी। इसका मतलब यहाँ पे सेंटर ऑफ मास भी जरूरी है, और उससे भी हम डिस्टेंस देखेंगे। बातें समझते जाओ। अच्छा, कोई बच्चा कहे कि भैया मैंने तो सेंटर ऑफ मास पे रख दिया एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो ये भी पॉसिबल है, सेंटर ऑफ मास पे भी आप रख सकते हो एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो एक जो अब तक हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट समझा वो है, इस पे बड़ा ध्यान देना है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन है क्या, ये कहां से पास हो रहा है। अच्छा, आप सबने टायर देखा होगा, हिंदी में जिसे हम पहिया कहते हैं, जो बाइक में स्कूटी में लगा होता है, कार में लगा होता है, उन सबको ज्वाइंट कहां से किया जाता है, सेंटर से। कहां से ज्वाइंट किया जाता है, तो आपने कहा कि भैया सेंटर से ना एक, चलो कार का लेते हैं, कार के 2 पहिए, उनको 3D देख में, ये है 3D में। अच्छा देखो, मैं 3D में बना रहा हूं इसलिए पीछे वाला पहिया छोटा बनाया, मतलब वो दूर है, और ये एक्सल है उसका। एक्सल का मतलब जिसपे ये दोनों पहिए जुड़े हुए, ऐसे 2 पहिए आगे 2 पहिए, कार बन जाएगी। कार की जो चेसी होती है वो 4 पहियों पे टिकी होती है, 4 पहिए चलेंगे। तो अगर आप कहोगे भैया हमने इस तरीके से कार नहीं देखी, तो आप छोटा टॉय देख सकते हो, किसी बच्चे का टॉय खोल दो, फिर उसके अंदर इस तरीके का सिस्टम देखो,
तो आप कहोगे कि भैया ये जो दो टायर दिखाई दे रहे हैं इसके बीच में एक एक्सल है, अगर मैं इस एक्सल को यहां ना लगा के, इमेजिन करना पड़ेगा आपको, अगर मैं इस एक्सल को यहां ना लगा के यहां लगाता तो देखो कहां लगाया एक्सल को, क्या ये घूमता? हाँ, लेकिन बड़ा अलग तरीके से घूमता। तुम सोचोगे कि भैया इससे तो कार ऊंची नीची होती रहेगी, समझ रहे हो? बन गया दिमाग पे क्या बनेगा, है ना? ये आप इसका एक एग्जांपल ले सकते हो, आप किसी कड़े को या रिंग को घुमा रहे हो अपनी उंगली पे, तो उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन सरकमफ्रेंस पे आ रहा है, उसके सेंटर पे नहीं घुमा रहे हो आप। बात समझ रहे हो मेरी? क्योंकि सेंटर पे तो है ही नहीं। दिखाना कोई रिंग घुमा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं इस कड़े को घुमा रहा हूं, ये देखो, तो ये किस पॉइंट पे आ रहा है? इसके एक्सेस पे ना, इसके सरकमफ्रेंस पे ना, इसका एक्सेस इसके सरकमफ्रेंस पे। बात ठीक है? अच्छा, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन वाली बात समझ आई सबको? चलो अब मेरी बात समझो फिर से। ये है फिगर, इस फिगर में जो मैंने फिगर ली है उसकी कोई शेप नहीं बनाई, इसका मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया शेप पे डिपेंड। दूसरी बात यहाँ पे पार्टिकल्स है R1 R2 डॉट 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 Rn, जो परपेंडिकुलर पार्टिकल्स है जिनका मास m1 m2 mn है। परपेंडिकुलर याद क्या रखोगे? एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर, ये सारे डिस्टेंस परपेंडिकुलर है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? मास इनटू स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मैंने आपको बताया था। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा इन सभी पार्टिकल्स के इनर्शिया का सम, यानी कि I1 प्लस I2 डॉट 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 In। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि भैया आपने बताया था पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रिलेशन m1 r1 का स्क्वायर होना चाहिए, तो यहाँ हो जाएगा m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 mn rn का स्क्वायर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अच्छा जी ठीक है, तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा? m1 प्लस r1 का स्क्वायर, m2 प्लस r2 का स्क्वायर, m3 प्लस r3 का स्क्वायर अप टू n, या इन सबका समीशन। समीशन दिखाने के लिए मैथ में किस चीज का इस्तेमाल करते हैं? ये देखो सिग्मा सिंबल बनाया। सिग्मा का मतलब क्या है? x की वैल्यू 1 से लेकर n तक सबमिट कर दो, सब जोड़ दो। अब x की वैल्यू, यहां मैंने कहा मास के नीचे भी x लिखा है, r के नीचे भी x लिखा है, मास भी 1 2 3 4 5 चलेगा और x भी, ठीक है, r भी, ये लिख दिया। सेंटर ऑफ मास क्या होता है? सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट है जहां पे पूरी बॉडी का मास सपोज टू बी कंसंट्रेटेड होता है। ठीक है, सेंटर ऑफ मास भी कंसीडर करना जरूरी है, इसका मतलब मैं सेंटर ऑफ मास पे भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूंगा। तो सेंटर ऑफ मास में क्या करेंगे हम? सेंटर ऑफ मास का भी स्क्वायर कर देंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू टोटल मास मल्टीप्लाई में सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर। देखो ये बात ठीक है गलत है? ठीक है बेटा। अब कोई बच्चा कहे कि भैया आई एक्स क्या होगा? आई एक्स मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट एक्स एक्सिस इज इक्वल्स टू मास इनटू वाई स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाई एक्सिस इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्स स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जेड एक्सिस इज इक्वल्स टू मास इनटू अंडर रूट ऑफ एक्स और वाई। अब तुम कहोगे भैया जब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स की बात करते हैं तो वहां पे मास वाई क्यों आता है? परपेंडिकुलर की वजह से। किसकी वजह से? बात ठीक है गलत है? अच्छा कोई कहे कि मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाई की बात करें तो वहां एक्स क्यों आता है? अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जेड की बात करें तो एक्स और वाई दोनों क्यों आते हैं? लॉ ऑफ पैरेललोग्राम तो हमने ये करा होगा। अगर ये एक रिजिड बॉडी है, इसमें इस रिजिड बॉडी में ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है, तो ये है वो आर, और आर का मतलब क्या है? अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस। अब जरा ध्यान देना, इसमें जेड एक्सिस का इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, इंटरन्यूक्लियर में वो एक्सिस जहां पर रोटेशन हो रही है, ठीक है, जेड ऐसे दिखाया मैंने ब्लैक कलर से। आपको ये समझना पड़ेगा ये तीसरा एक्सिस है। कौन सा एक्सिस है? तो एक्स और वाई दोनों से ही परपेंडिकुलर ये जेड है, तो जेड एक्स से भी परपेंडिकुलर है और वाई से भी परपेंडिकुलर है, तो मैंने इन दोनों का क्या ले लिया? रिजल्टेंट। क्या ले लिया? आर क्या है? एक्स और वाई दोनों का। ठीक बात है गलत बात है? ठीक है, अब बात आती है, एक तो हमने यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया समझा। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक्सप्रेशन, पहली बात ये एक बेसिक चीज है, इसका एक्सप्रेशन हम ड्राइव नहीं करेंगे, हम इस एक्सप्रेशन को क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे।
किसके एक्सप्रेशन से कंपेयर करें? काइनेटिक एनर्जी ले लो, टॉर्क ले लो, वर्क डन ले लो, किसी के भी एक्सप्रेशन से सिर्फ कंपेयर करेंगे। आ जाओ, एक्सप्रेशन फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो क्या हम लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर? तो काइनेटिक एनर्जी 1 के लिए क्या होगी? हाफ एम वन वी वन स्क्वायर, 2 के लिए हाफ एम टू वी टू स्क्वायर, डॉट 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 हाफ एम एन वी एन स्क्वायर। इन सबको जरा जोड़ देना, टोटल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। अब तुमने कहा भैया इसमें से कुछ कॉमन नहीं निकाल सकते सिवाय हाफ के, सिवाय, तो मैं जरा आपको एक बात बताऊं, एक पेज पीछे चलते, यहां देखो, यहां पे आपको दिखाई दे रहा है ये पार्टिकल्स अलग अलग चल रहे हैं, R1 R2 R3। ये पार्टिकल्स देखो, ये ऑरेंज कलर के जो मैंने पार्टिकल्स बनाए, ये 3 पार्टिकल्स हैं, एक R डिस्टेंस पे, एक R डैश पे और एक R डबल डैश पे। सबका डिस्टेंस अलग है लेकिन सबका एंगल सेम है। जब ये यहां से लेके यहां तक जाते हैं, देखो कहां तक जाते हैं, तब इन सबका एंगल सेम है। अच्छा, तो आप कह सकते हो कि भैया R डिस्टेंस पर ये मूव करे इस आर्क में, फिर इस आर्क में और फिर इस आर्क में, ठीक है। इनकी वेलोसिटी R पर कितनी थी? v, R डैश पर कितनी थी? v डैश, और R डबल डैश पर कितनी थी? v डबल डैश, ठीक है। एक्सेलरेशन कितना था? a, R डैश पे एक्सेलरेशन a डैश और a डबल डैश। अच्छा, मतलब यहां पर लीनियर डिस्प्लेसमेंट बदला, लीनियर वेलोसिटी बदली, लीनियर एक्सेलरेशन भी बदला। आप ये कह सकते हो सेंटर से जितना दूर उतनी वेलोसिटी ज्यादा एक्सपीरियंस करेगा, लेकिन तीनों का एंगल देखना, इस वाली आर्क का, इस वाली आर्क का और इस वाली आर्क का एंगल देखो आप, ये एंगल सेम है, तो उस एंगल का रेट यानी एंगुलर वेलोसिटी भी सेम होगी और एंगुलर एक्सेलरेशन भी सेम होगा। अदनान, ये बात ठीक है? मैं अगर आपसे बात करूं तो आप कह सकते हो कि भैया जब कोई चीज इस तरीके से घूम रही थी यानी कि रोटेट कर रही थी, तो उसकी सारी रोटेशनल चीजें तो कांस्टेंट थी, थीटा कांस्टेंट, एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट, एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट, लेकिन क्या वेरी कर रहा था? लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन। कोई दिक्कत? खत्म कहानी। चलो, तो अगर ये सब चीजें ऐसी थी तो क्या आप ये कह सकते हो? तो अब इस चीज को आप यहां पे देखो, तो काइनेटिक एनर्जी टोटल कितनी आई थी? हाफ एम वन वी वन स्क्वायर प्लस हाफ एम टू वी टू स्क्वायर डॉट 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 हाफ एम एन वी एन स्क्वायर। यहां पर मास चेंज नहीं करना, लेकिन लीनियर वेलोसिटी को मैं एंगुलर वेलोसिटी में चेंज कर सकता हूं। मैंने एनालॉग में बताया था आपको लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन। क्या देखो, क्या सही है ये? ओमेगा R1, ओमेगा R2, ओमेगा R3, V1 की जगह ओमेगा R1, V2 की जगह ओमेगा R2 और Vn की जगह ओमेगा Rn। बात ठीक है गलत? खत्म कर दूं कहानी? इसमें से क्या क्या चीजें कॉमन आ सकती है? ओमेगा कॉमन आ सकता है और हाफ कॉमन आ सकता है। सब में से हाफ बाहर ले लो, ओमेगा बाहर ले लो, अंदर बचेगा M1 R1, M2 R2, Mn Rn। ठीक। अच्छा, अब एक काम करो, हाँ, तो यहां पे हाफ ओमेगा स्क्वायर आया और एक ये एक्सप्रेशन आ गया, ठीक है। अब ध्यान दो बेटा, हम जानते हैं ये तो एक्सप्रेशन आपका अब आया है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी का असली एक्सप्रेशन हम जानते हैं, वो क्या होता है? KT इक्वल्स टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ये कहां सीखा था? ये भी एनालॉग में सीखा था। KT इज इक्वल्स टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ये आई क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी। क्या ये बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा? हाफ एम वी स्क्वायर, जो मास था वो था लीनियर मास, उसकी जगह किसने ले ली? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ने, जिसे हम कहते हैं रोटेशनल मास। ये थी लीनियर वेलोसिटी, इसकी जगह किसने ले ली? ओमेगा स्क्वायर ने। ठीक। अच्छा, ये बात तो हुई आपकी KT की, काइनेटिक एनर्जी की। अब जैसे अदनान सोच रहा है भैया यहाँ पे T क्या है? T है ट्रांसलेशन। दो तरीके की आपकी काइनेटिक एनर्जी, एक ट्रांसलेशनल और एक रोटेशनल, ठीक है। तो यहां से मैं T हटा रहा हूं, यहां T की जरूरत नहीं है। KT और KR को मैं भी आगे समझाऊंगा, तब देखेंगे क्या है ये T। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या निकला? M1 R1 का स्क्वायर प्लस M2 R2 का स्क्वायर डॉट 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 Mn Rn का स्क्वायर। इनको कंपेयर करने से, मैंने बोला था ना अभी आपको, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डेरिवेशन नहीं है, ये हम सिर्फ कंपेयर कर रहे हैं। अच्छा, अगर कोई आपसे कहे कि काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन निकालो, तो क्या करोगे? बस यहां तक निकालो, यहां ले जाके रोक दो, तो सेम डेरिवेशन है। हाँ, तो आप
से कोई पूछे काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन निकाल लो रोटेशनल फॉर्म में, तो भी ये डेरिवेशन है। और अगर कोई आपसे कहे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला डिड्यूस करो, तो भी ये डेरिवेशन है। क्या इसी फॉर्मूले को आप टॉर्क से डिड्यूस कर सकते हो, एंगुलर मोमेंटम से डिड्यूस कर सकते हो? हाँ, यही चलेगा सब कुछ। अब जरा साइड में देखो क्या मैंने लिखा है टॉर्क का फॉर्मूला। टॉर्क क्या होता है? आर एफ साइन थीटा, है ना? तो आप लिख सकते हो अगर थीटा 90 डिग्री हो, क्योंकि अभी मैंने बताया था यहाँ पे सारे पार्टिकल्स परपेंडिकुलर है, तो आप लिख सकते हो ये है आर एफ। एफ को लिख सकते हो मास इंटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन को लिख सकते हो अल्फा इंटू आर। ठीक है, तो यहां पे आपको टॉर्क का फॉर्मूला क्या दिखाई दे रहा है? आर एम ए को लिख सकते हो आप अल्फा आर। ठीक है, अब दोनों आर को एक ब्रैकेट में ले जाओ, आर स्क्वायर हो जाएगा, एम आर स्क्वायर, अल्फा बाहर, और एम आर स्क्वायर क्या है अभी पीछे पढ़ा था हमने? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो आप चाहो तो इस फॉर्मूले से भी ड्राइव कर सकते थे, वही रिलेशन मैंने बताया ना, वो कोई रिलेशन नहीं है, कंपैरिजन है। आगे एंगुलर मोमेंटम की बात करूं तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? पी इंटू आर। पी क्या? लीनियर मोमेंटम इंटू आर। ठीक, लीनियर मोमेंटम को आप लिख सकते हो मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी इंटू आर। क्या लीनियर वेलोसिटी को आप ओमेगा आर लिख सकते हो? अच्छा, ओमेगा इंटू आर तो लिख दिया आपने, आर आर के साथ मल्टीप्लाई होकर आर स्क्वायर बनेगा, तो यहाँ फॉर्मूला बन गया आपका एम आर स्क्वायर और ओमेगा बाहर। एम आर स्क्वायर क्या बनेगा? आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई। तो फॉर्मूला बना आपका एल स्क्वायर्स टू आई ओमेगा, खत्म कहानी। अब कुछ बच्चे कहेंगे भैया ये तो एक पार्टिकल के लिए, एन पार्टिकल के लिए क्या करेंगे? इन्हीं को तो जोड़ना है। जैसे पीछे मैंने काइनेटिक एनर्जी एन पार्टिकल्स के लिए लेट करी, यहाँ पे ले लो टॉर्क, ले लो टॉर्क 1 प्लस टॉर्क 2 प्लस डॉट 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 टॉर्क एन। टॉर्क की वैल्यू रख सकते हो आप आर इंटू आर वन इंटू एफ वन, आर टू इंटू एफ टू, और फिर आर को क्या लिखोगे आप? आर वन इंटू एम वन इंटू ए वन, आर टू इंटू एम टू इंटू ए टू। फिर उस ए को जब खोलोगे आप आर और ओमेगा में, तो ओमेगा चेंज मत करना। मैंने क्या बताया था? एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर एक्सेलरेशन चेंज नहीं होते हैं, लेकिन लीनियर चेंज होते हैं। ठीक, बस वही करना है यहाँ पर, फिर कॉमन ले लेना, खत्म कहानी। तो ये तो बात हुई मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के एक्सप्रेशन की, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया की मदद से एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर फोर्स, और जिसको एंगुलर फोर्स जिसको हम टॉर्क कहते हैं, और काइनेटिक एनर्जी के एक्सप्रेशन को ड्राइव करने की। अब यहां पर देखो हम क्या बात कर रहे हैं। अभी मैंने आपको एक फिगर बताई थी, उस फिगर के अंदर क्या क्या पॉइंट थे जरा ध्यान देना। उनको किस तरीके से निकालूंगा, उनको निकालने के दो तरीके हैं, एक है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस और एक है थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। जरा ध्यान देंगे, मैं एक फिगर ले रहा हूं, ये फिक्स फिगर है, सर्कुलर रिंग टाइप फिगर। ठीक है, इस सर्कुलर रिंग टाइप फिगर को देखो, और इसमें देखो क्या क्या पोजीशंस हो सकती है। सारे बच्चे ध्यान दो इस पे, क्या क्या पोजीशन हो सकती है, एक्सिस कहां कहां हो सकती है। अब जरा ध्यान दो, मैंने यहाँ पे कुछ एक्सिस ऑफ रोटेशन बनाए हैं। सबसे पहली बात, ये ऑरेंज कलर की एक रिंग बनाई है। ध्यान क्या देना आपको, ये रिंग है, डिस्क नहीं है। मैं इसको खाली करके दिखाता हूं, ये हो गई खाली, ये रिंग है। डिस्क होती तो भरी भी होती। डिस्क मतलब प्लेट, प्लेट जानते हो, कोई जिस पे खाना खाते हैं, ठीक है, वो भरी हुई अंदर से। वो कई सारी रिंग्स हैं जिनका रेडियस कम होता जा रहा है। ठीक है, और जो एक रिंग है वो अंदर से खोखली है, जैसे आपका कड़ा, ये अंदर से खोखला है। अगर ये खोखला है तो इसके कौन कौन से एक्सिस ऑफ रोटेशन बन सकते हैं? इसके कौन कौन से एक्सिस ऑफ रोटेशन बन सकते हैं? देखो, क्या ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हो सकता है? ठीक है, ये वो है जो सेंटर से पास कर रहा है, जो आपको व्हाइट कलर का दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये वो है जो सेंटर से पास कर रहा है। ठीक है, क्या ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हो सकता है? ये ऐसा नहीं लग रहा जैसे डायमीटर हो? तो यहां पर आपको ग्रीन कलर के दो डायमेट्रिकल एक्सिस दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये डायमीटर है, और डायमीटर कितने हो सकते हैं? जितने मर्जी। ये रिंग के ऊपर है, ऐसे, ये रिंग के ऊपर है, और ये रिंग से पेनिट्रेट कर रहा है, ये रिंग से पेनिट्रेट कर रहा है। ठीक है, क्या यहां पर ऐसा हो सकता है, ये जैसे मैंने अभी बनाया है, ये कैसा है? ये ऐसा है। ठीक है, और क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा। ठीक है, अब मैं चारों केस, अभी तो मैंने यहाँ सारे बना दिए एक साथ जितने तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, अब मैं सारे केस अलग अलग बना के दिखाऊंगा। आप मुझे समझाओ कि क्या ये बात आपको क्लियर हो रही है।
और ये सबके सब व्यू के ऊपर है, किसके ऊपर है, देखने के ऊपर, क्योंकि मैं ना आपको 2D में 3D चीज दिखा नहीं सकता, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, ठीक है। जो ऑफलाइन बैठे हैं बच्चे उनको तो मैंने फिर भी कड़े की मदद से दिखा दिया। सारे बच्चे ध्यान दो, मैं फिर से एक रिंग बना रहा हूं और उस रिंग की डायमेंशन समझो। ये रिंग देखो, ये रिंग कैसी रखी हुई है, मैंने इस तरीके से बनाई है कि आपको लगे कि ये ऐसी रखी हुई है, आपकी आंख से फ्लैट, आपके सामने पूरा रिंग दिखाई नहीं दे रहा आपको, आपको एक साइड दिखाई दे रही है। क्या दिखाई दे रही है? अगर एक साइड दिखाई दे रही है तो क्या सेंटर से पास होने वाला इस तरीके से होगा? ठीक है, और तुम मुझे बताओ ग्रीन कलर लाइन असलियत में किस तरीके से है? क्या ये इस तरीके से है? ये बात क्लियर हो रही है आपको? ये बीच में से जाने वाली लाइन जो है ना, ये पैरेलल है उस एक्सिस से जो सेंटर से पास हो रहा है। अब मुझे बताओ क्या ये भी सेंटर से पास हो रहा है? क्या ये अभी जो मैंने बताया था पहले वाला एक्सिस, ये था सीएम, सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, इसलिए से इसका जो होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है आईसीएम। क्या होता है? इसको मैं टेंजेंशियल नाम दे रहा हूं तो आई टेंजेंशियल नाम दे दो, आईटी। कोई दिक्कत? अब जरा ध्यान देना, ये कैसी चीज है, ये कैसी शेप है? ये क्या ये सेंटर से पास हो रहा है? क्या ये सेंटर ऑफ मास वाला है? नहीं, ये सेंटर ऑफ मास से पास नहीं हो रहा एक्सिस, ये डायमेट्रिकल है, ये डायमीटर है, आई डी है ये, आई डायमेट्रिकल। डायमेट्रिकल को समझो। अब डायमेट्रिकल से क्या पैरेलल नहीं हो सकता? ये डायमेट्रिकल से पैरेलल है बेटा, और अगर डायमेट्रिकल से पैरेलल है तो मैं इसको आई टेंशन या आई टी नाम नहीं दे रहा, मैं इसको आई पैरेलल नाम दे रहा हूं। नाम से परेशान मत हो, बस ये समझो कि यहाँ चार एक्सिस हो सकते हैं। कितने एक्सिस हो सकते हैं? चार पॉसिबल एक्सिस है। एक रिंग के बिल्कुल सेंटर से, सेंटर ऑफ मास से पास करा, एक रिंग से सेंटर ऑफ मास से पास होने वाले से पैरेलल, सेंटर ऑफ मास से पास होने वाले से, दो हो गए। तीसरा, अगर मैं रिंग का डायमीटर बनाऊं तो ये डायमेट्रिकल, देखो ये डायमेट्रिकल है और इस डायमेट्रिकल से पैरेलल, तो मैं रिंग को या तो ऐसे देखूंगा, देखो अगर रिंग को मैं ऐसे देखता हूं, कैसे देखता हूं, जो सेकंड फिगर में दिखाई दे रहा है, तो कैसा आता है ये? डायमेट्रिकल। और अगर मैं रिंग को डायमेट्रिकल नहीं देखता, ऐसे देखता हूं तो ऐसे, तो साइड। ठीक है, यहां डायमीटर दिखाई देता है और यहां दिखाई देता है सेंटर ऑफ मास का एक्सिस। क्या ये दो बातें समझ आई आप सबके? कंसेप्ट बना? पॉइंट क्लियर हुआ? अब जरा कुछ चीजें देखो, मैंने आपसे यही बात करी ना, या तो पैरेलल या परपेंडिकुलर। आ जाओ, तो दो ही थ्योरम है आपके पास, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। पहले इस फिगर को देखो, आप सबको फिगर दिखाई दे रही है? इस फिगर पे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और आर दिखाई दे रहा है। येलो कलर से मैंने एक्स एक्सिस पे एक्स स्मॉल एक्स, वाई एक्सिस पे एक स्मॉल वाई बनाया है, और आर क्या है? एक्स और वाई का रिजल्टेंट। आर क्या है? एक्स और वाई का रिजल्टेंट। मैं आपसे कह रहा हूं कि एक एक्सिस है, ये रहा वो एक्सिस, जो एक्स और वाई दोनों से परपेंडिकुलर है, आप इसको जेड भी कह सकते हो। ठीक, अच्छा, ये एक्स, ये वाई, ये जेड, खत्म कहानी। तो यहाँ पे ये जो आर का स्क्वायर है वो आएगा एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, आर का स्क्वायर आएगा एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। ये पाइथागोरस की थ्योरम है, इसमें कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। अब मैं आपसे पूछूं एम एक्स क्या होगा, तो आप कहोगे मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि वाई का स्क्वायर। एम वाई क्या होगा? मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि एक्स का स्क्वायर। और जेड क्या होगा? मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब यहाँ एक्स और वाई दोनों से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन बनेगा? एक्स का भी स्क्वायर, वाई का भी स्क्वायर। उन दोनों को लोगे तो एक रिजल्टेंट बनाना पड़ेगा, वो आर स्क्वायर है। याद रहेगा? अच्छा, वो कहता है भैया अगर ये वाली बातें तीनों ठीक है तो ये वाली बात भी ठीक है कि आर स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जी हाँ, तो एम आर स्क्वायर क्या था? एम जेड। एम एक्स स्क्वायर क्या था? एम वाई। और एम वाई स्क्वायर क्या था? एम एक्स। तो यहाँ पर एक थ्योरम सॉल्व हो गई, इसे कहते हैं थ्योरम ऑफ नॉर्मल। अगर दो परपेंडिकुलर चीजें हैं तो उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम तीसरी परपेंडिकुलर चीज के इक्वल होगा। याद रहेगा?
और तीनों एक दूसरे से म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए। यह है थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। पैरेलल की अभी हम बात करेंगे, रुक जाओ। यहां तक बात समझ आ गई? परपेंडिकुलर एक्सिस। बात कर रहे हैं हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। किसकी? किस चीज की? रिंग की। ये रिंग दिखाई दे रही है आपको? इस रिंग को आप ऐसे देख हाँ सकते जी। हो या ऐसे देख सकते हो। अगर मैं ऐसे देखता हूं, देखो ये बिल्कुल सही तरीका तो ये है देखने का, ठीक है, लेकिन इसमें आपको दूसरी चीज दिखाई नहीं देती, तो थोड़ा सा मैंने इसको झुका दिया जिससे आपको वो सर्कल बना दिखाई दे जो मैंने अभी आपको उसमें बनाया था, फिगर में बना के दिखाया था। अब देखो, मैं एक ग्रीन कलर का पेन इसमें से पकड़ रहा हूं। ये कैसा है? ये सेंटर ऑफ मास है। ये क्या है? सेंटर ऑफ सेंटर ऑफ मास। मास दिखाई दे रहा है, ठीक है। यस सर। अब हाथ वाथ हिले तो काम चला लेना, मेरे दो ही हाथ हैं, शेर वाली माता थोड़ी मैं। हाँ हाँ, यार ये कोई दूसरा दिक्कत पेन नहीं। चाहिए बेटा, कहीं से लगाना पड़ेगा। अब जरा ध्यान दो, इसको देखो आप, इस पेन को देखो। ये पेन ही टेढ़ा हो गया। ये पेन अगर सीधा रहा तो बात है। अरे ये पेन देखो और इसको देखो, कैसे हैं दोनों? पैरेलल। कैसे हैं दोनों? इस वक्त जो पैरेलल है। बीच में से पेंसिल जा रही है वो सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है, और जो ये एक्सिस है, ये ब्लू कलर का जो पेन है ना मेरे हाथ में, ये कैसा एक्सिस है? ये एक ऐसा एक्सिस है जो पैरेलल है सेंटर ऑफ मास से पास करने वाले एक्सिस से। जो पैरेलल है सेंटर ऑफ मास से पास करने वाले एक्सिस से। अब मैं इसको तिरछा कर रहा हूं, जरा ध्यान देना। ये कैसा है? ये डायगोनल है। कैसा है? सेंटर ऑफ मास डायमीटर बनाऊं की फिर तरह से? है। अब बताना सेंटर ऑफ मास से कैसा है? परपेंडिकुलर है सेंटर ऑफ मास से। हाँ ये जी। सेंटर ऑफ मास से गलत बात परपेंडिकुलर है, है। ठीक है। तो पैरेलल या परपेंडिकुलर, तीसरी कोई चीज तो नहीं हो सकती। अब जरा इस डायमीटर को देखना, इस एक्सिस को डायमेट्रिकल एक्सिस कहते हैं। अब ये कैसा है? ये पेंसिल इसके साथ पैरेलल, तो ये डायमीटर से पैरेलल है, ठीक है। ये जो डायमीटर से पैरेलल है मैंने इसको नाम दे दिया आई पैरेलल। जो डायमीटर से पैरेलल है उसको मैंने नाम दे दिया आई पैरेलल। इसको नाम दिया मैंने आई डायमीटर। इसको नाम दिया मैंने आई, ये आईसीएम है। आईसीएम आई डायमीटर से परपेंडिकुलर है। आईसीएम आई डायमीटर से परपेंडिकुलर है। और जो लास्ट वाला था आपका वो ये वाला, ये आईसीएम से पैरेलल है। ये आईसीएम से, तो आप पे चार ही पैरेलल केस है। बनते हैं। आपके पास चार केस बनते हैं, ठीक है। दोनों में पैरेलल या परपेंडिकुलर ही बनता है, इसलिए हम दो ही थ्योरम लगाएंगे, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस या थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। कोई दिक्कत? समझ आ गया? टेंशन खत्म? अब बात आती है, इसी चीज को मैं समझा रहा हूं आपको स्क्रीन शेयर करके, जरा ध्यान देना। देखो पेन कहां गया? थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस बता चुका हूं। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस में क्या होगा? पैरेलल एक्सिस में ये चीज पैरेलल होगी उस एक्सिस से जो सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है, ठीक है, जो सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है। तो आप ये लिख सकते हो कि भैया पहले तो आपको लेट करना पड़ेगा, पूरी फिगर का मास है कैपिटल एम। एक बात, ये सेंटर ऑफ मास से पास करने वाले पॉइंट से जो एक्सिस जा रहा है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आईसीएम, और जहां पर मुझे निकालना है उसका है आई। आई फाइंड आउट करना है मेरे को। तो आई हो जाएगा आईसीएम प्लस ये जो डिस्टेंस है ना, इसके साथ मास का एच स्क्वायर। आई इज इक्वल्स टू आईसीएम प्लस एम एच स्क्वायर। ये है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। लेकिन ये आया कहां से, ये भी तो सोचना पड़ेगा। हमने कहा कोई पॉइंट पी ले लो, ले लिया पॉइंट पी। इस पी पॉइंट तक का डिस्टेंस देखना कितना है, एच प्लस आर। या आर क्या है? आर तो आरसीएम है। आर क्या है? आर तो आरसीएम है। तो आपने कहा कि भैया यहां पर हम निकाल सकते हैं आई इज इक्वल्स टू एम प्लस इतने डिस्टेंस का स्क्वायर, यानी कि एच प्लस आर का स्क्वायर। देखो हम जानते हैं मास होता है मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? आर प्लस एच का होल स्क्वायर। क्या हम इसको लिख सकते हैं? एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2HR लिख सकते हैं। अब एक रिजिड बॉडी के लिए
2HR नेग्लिजिबल होता है। अगर मैं इसको हटा दूं तो अंदर क्या बचेगा, I इक्वल्स टू mh स्क्वायर mr स्क्वायर, mh स्क्वायर ऐसा ही, और mr स्क्वायर क्या है आपका ICM, प्लस लगा लो बीच में, तो आपका I आया mh स्क्वायर प्लस ICM। ये तो मैंने आपको बता दिया। अब आपका काम क्या है जो आपको घर से करके लाना है, इस रिंग के इन सभी पॉइंट्स पर आपको खुद निकालना है कि क्या क्या वैल्यू आएगी। ठीक है, सॉल्व करके मैंने दे रखा है, फिर भी आपको एक बार अटेम्प्ट करना है। ठीक है, यह आपका काम है। नेक्स्ट क्लास में आपसे बात करूंगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी ऑब्जेक्ट पे अलग अलग पॉइंट्स पे।